हेलो दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक रीजनिंग का पूछा जाता है, यानी कि अर्थमेटिक में जो जो टॉपिक आते हैं उससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं ये आपका CHSL में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप CHSL 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देखें किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे जो यहाँ पे टॉपिक पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपका एज से पूछे जाते हैं, रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, जो भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। ठीक है, आपका कॉइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अभी जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, और CHSL 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप खुद से क्वेश्चन करें। 18 क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको अर्थमेटिक रीजनिंग CGL वाले करा चुका हूँ, तो आप इन्हें देखें आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन स्टोर का सेल्स बॉय अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 24% अधिक प्राप्त करता है। यदि एक ग्राहक ने वॉशिंग मशीन के लिए 6200 का भुगतान किया तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे 24% है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर आप 24% को यहाँ पे चेंज करें फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये कितना आ जाएगा। 24% आप देखेंगे 24/100 आप कर सकते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये आपका नीचे CP हो गया। तो पहले CP आपका 25 था, तो उसने 24% बढ़ाया। 25 में 24% कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 बढ़ाया तो उसका SP कितना हो गया, 31 हो गया। अब 31 में उसने बेचा है अपने ग्राहकों को, लेकिन यहाँ पे कितने में बेचा है, 6200 में। तो आप बोलेंगे 31 की वैल्यू 6200 है। आपको कितने की निकालनी है, CP निकालना है, तो 25 की निकालनी है, 31 की 6200। तो एक की कितनी हो जाएगी, 6200 अपॉन 31, और 25 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 31 दूनी 62, यहाँ पे 200 आ जाएगा, और ये आपका 25 दूनी 50, तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से फ्रैक्शन बना के इसे सॉल्व कर सकते हो, और आसानी से। फ्रैक्शन में लेने का मतलब यही होता है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप ये भी देख सकते हैं कि आपने मान लिया कि 100 रुपये उसका CP था, 100 CP था। ठीक है, बात एक ही होती है, 100 CP था और उसमें 24% उसने बढ़ा के बेचा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 24% अगर बढ़ाएंगे 100 का 24, तो आपका कितना हो जाएगा, 124% हो जाएगा। तो आप कहेंगे 124 में उसने बेचा, लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग है क्योंकि हमने 100 माना था, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया, 6200 में बेचा है। तो आप कहेंगे 124 की वैल्यू 6200 है, तो आपको किसकी निकालनी है, 100 की। देखो बात एक ही पड़ेगी, 6200 यहाँ पे 124 आ जाएगा, इंटू आपका 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं। फ्रैक्शन से आपका आसान होता है। इसमें आप बेसिक से भी जा सकते हैं कि आपने मान लिया CP X था, फिर उसको हमने बढ़ाया, 24% बढ़ाया तो उसका SP आ गया, फिर उससे भी जा सकते हैं, लेकिन वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आप सभी को ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि सभी आपके क्वांट के क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे ये आसान है। ठीक है, वहाँ पे इस तरीके से नहीं पूछे जाते, लेकिन ये रीजनिंग में पूछा गया था। तो यहाँ से भी आप देखें इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है A, B और C के बीच 481 इस प्रकार वितरित किए गए कि B को A के भाग का 2/3 मिला और C को B के भाग का 3/4 मिला। B को कितनी धनराशि मिली। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप सारे क्वेश्चन खुद से करना, आपको जिस मेथड से आते हैं, जिस तरीके से आप करते हो उससे करना। आप फिर देखना कि आप क्या आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है, आपको यही निकालना है कि यहाँ पे A, B और C का कितना भाग है। ठीक है, आपको रेशियो में निकालना है, फिर उसके बाद आप इसे करेंगे। तो यहाँ पे A, ये B, ये C है। तो पहले क्या बोला गया, B को A के भाग का 2/3 मिला, यानी कि 2/3 अगर A का 3 है तो B को कितना मिला, 2/3, तो 3 का 2/3 2 हो जाएगा, तो B को 2 मिला। दूसरा केस क्या है, C को B के भाग का 3/4 मिला, तो C को B के भाग का 3/4 मिला है। तो आप कहोगे कि B 4 है तो इसका 3/4 C को मिला है, तो 3 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे B को जो है यहाँ 2 मिला है, यहाँ 4 मिला है, लेकिन ये तो बराबर होना चाहिए, B को 4 ही मिलना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तो नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, B को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर किससे कर लेते हैं, या तो आप ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो ये 4 हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं, यहाँ पे 4 है तो इस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे 2 है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 चक्को 12, 4 दूनी 8, 2 3 6। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये रेशियो 12 8 6 का है। ठीक है, ये आपका कट सकता है 2 से, 2 छक्का 12,
2 चक्को 8, 2 तिया 6, तो रेशियो आपका 6-4-3 का है। अब आपके अकॉर्डिंग 6-4-3 का ABC का रेशियो है। अब यहाँ पे बोला है ABC के बीच 481 रुपये वितरित करने हैं, 481 वितरित करने हैं, और आपके अकॉर्डिंग टोटल रुपये कितने आ रहे हैं, 6-4-3, यानी कि 6-4-10-3 13, तो 13 की वैल्यू यहाँ पे 481 दी है। आपको किसकी निकालनी है, बी का, हाउ मच डज बी गेट, तो बी का रेशियो 4 है तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको आसानी से आ जाएगा 481/13 इंटू 4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 39 39, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, और 13 91, तो 37 × 4 आपका कितना हो जाएगा 148, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से इन क्वेश्चन को हम करते हैं। रेशियो बराबर कर दिया, टोटल वैल्यू हमें दी गई है, तो टोटल यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग 6-4-10-3 13 है, 13 की वैल्यू 481, और हमें बी का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर सी का निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते। आगे आप देखें और भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखो ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन अलग तरीके से दी गई है। आप देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों व्यक्तियों ABC के वेतनों का योग जो है इतना है 66,500। अब यहाँ पे फिर से बी का वेतन सी के वेतन का आधा है, और बी का वेतन ए के वेतन का 125% है। इस तरीके से आप करेंगे ABC। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, बी का वेतन जो है सी के वेतन का आधा है, तो आप कहोगे अगर ये 2 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही मानना है, यहाँ पे 1 नहीं मानना है। 1 मानेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो आपको थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। इसी तरीके से मानना है, सी का वेतन 2 है तो बी का 1 हो जाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो बोला है। दूसरे में बोला है बी का वेतन ए के वेतन का 125% है। अब 125% को आप फ्रैक्शन में ले आओ, फ्रैक्शन में आसान हो जाता है। आप ये भी मान सकते हो, इसने क्या बोला कि बी का वेतन ए के वेतन का 125% है, तो आप कहोगे अगर ए का वेतन 100 है तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, अब इसे आप अगर काट लोगे तो आपके लिए आसान होगा। आप देखोगे 25 से कटेगा, 25 चक्को 100, ये 25 पंचे 125। ठीक है, फ्रैक्शन में 4 5, और ये भी आपका 125% ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे ए का वेतन 4 है तो ये आपका इसका 125% कितना हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे फिर से वही केस आ गया, आप कहोगे कि यहाँ पे 1 है बी का वेतन 1 है, और इस दूसरी कंडीशन से 5 आ रहा था। दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर किस तरीके से करते हैं, यहाँ भी 1 से यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख लो, और आपस में मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो ये 4 एकम 4, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो जो रेशियो आ जाएगा 4 5 10 का आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल वेतन कितना दिया है, 66,500 दिया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है जो हमने कंडीशन से निकाला, तो आप कहोगे यहाँ पे x मान के आप कर सकते, लेकिन x लिखते नहीं है। ठीक है, वो सभी को पता होगा। आप यहाँ पे 4x 5x 10x इसका मान सकते हो, फिर तीनों को ऐड करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे सीधे ऐड कर रहे हैं। 10 5 15 4 19, तो ये 19 की वैल्यू यहाँ पे 66,500 दी गई है। और आपसे बोला है सी की सैलरी, तो सी की सैलरी 10 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 19 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू 66,500/19 आ जाएगी, और सी की 10 की निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 19 तियाँ 57। ठीक है, 19 तियाँ 57 हो गया, फिर 6 3 9, 19 पंचे 95, 3500 हो जाएगा, और 3500 यानी कि 35,000 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आपका 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा गया 2 संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 3% और बी के 6% का योग ए के 4% और बी के 6% के योग का 4/5 हिस्सा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का अनुपात निकाल लें। तो यहाँ पे आप लिखें जो बोला गया, तो ए के 3%, ठीक है, ए का 3% प्लस बी का 6% का योग इक्वल है ए के 4% के प्लस बी के 6% के 4/5। ठीक है, ये बोला गया। अब यहाँ से आप देखो परसेंटेज दोनों जगह से कॉमन लोगों के कैंसिल हो जाएगा, और 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, तो ये आपका 15A प्लस 30B हो जाएगा, इक्वल टू में 16A, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 6 चक्को 24 भी आ जाएगा। तो यहाँ से ए वाले पार्ट को उधर भेज लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा 24B यहाँ आएगा, तो ये 6B, ये आपका 1A हो जाएगा। अब यहाँ से A/B का रेशियो क्या आ जाएगा, 6/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 6/1 आ गया। तो आपसे पूछा गया किसका रेशियो, A + B/A - B,
तो यहाँ से आप देखोगे 6 + 1 7 हो जाएगा और 6 - 1 5, तो 7:5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रति नोटबुक मूल्य 12 है और प्रति पेन मूल्य 9 है। टीना ने 123 में इन वस्तुओं के कुल 11 नग खरीदे, उसने कितनी नोटबुक खरीदी है। ठीक है, ये आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन जो हैं अभी CHSL में इससे पहले जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करना। तो यहाँ पे देखो, नोटबुक का कॉस्ट है 12 ईच और पेन का कॉस्ट है 9 ईच। टीना ने स्पेंड कितने किए, 123 किए गए हैं और कुल 11 नग खरीदे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसने कितनी नोटबुक खरीदी है। तो यहाँ पे आप मान लो कि एक नोटबुक जो है, एक नोटबुक का आपका मूल्य जो है वो 12 है। ठीक है, और एक पेन का जो मूल्य है वो आपका 9 है। तो आप मान लो नोटबुक जो उसने खरीदी वो आपकी कितनी खरीदी, x खरीदी, और जो आपकी पेन खरीदी वो कितनी खरीदी, y खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर नोटबुक x खरीदी है तो एक का मूल्य 12 है, तो x का कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और इसी तरह पेन का जो आपका 9 है, ठीक है, टोटल y खरीदी है तो एक का मूल्य 9 है, तो y का कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। तो 12x + 9y टोटल कितने रुपए स्पेंड किए, 123। तो एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, उसने बोला है कि जो भी आपके टोटल जो पीस हैं, जो भी आपके नग हैं वो कितने, टोटल 11, यानी कि x + y आपका कितना है, टोटल 11 है। ठीक है, यही हमने माने थे कि x आपके नोटबुक थे और y आपकी पेन थी, ये टोटल 11 है। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आप किस तरीके से करोगे, ठीक है, 9y 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 9x हो जाएगा, ये 9y होगा और ये 99 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर इसे कैंसिल कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका 3x आएगा और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 24। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 3 × 8 = 24 आ गई। तो x हमने क्या माने थे, x हमने माने थे किसके पीस, नोटबुक के, यहाँ पे माने x नोटबुक हैं। तो x कितनी, यही पूछा गया, हाउ मैनी नोटबुक डिड ही सी परचेज, तो कितनी नोटबुक उसने परचेज की, 8। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस सीधे इक्वेशन बनानी है आपको और दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अंकित अपने पिता से 30 वर्ष से छोटा है और 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। अंकित और उसकी बहन की कुल वर्तमान आयु 67 वर्ष है। अंकित के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पे जो बोला गया वो सारी चीज़ें आप लिख लो। पहले यहाँ पे आप मान लो अंकित है, अंकित की आयु मान लो आप x थी, उसके फादर की आयु कितनी है, उसके फादर की आयु y मान लो, और उसकी बहन की आयु आप z मान लो। अब बोला गया 4 वर्ष बाद अंकित अपने पिता से 30 वर्ष से छोटा है। पहले यही बोला गया अंकित, तो यानी कि x = कितना हो जाएगा, 30 वर्ष से छोटा है तो y - 30 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद बोला है 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो 4 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, z है अभी वर्तमान में, तो 4 वर्ष बाद z + 4 हो जाएगी। और ये इसके पिता की आयु की आधी हो जाती है, तो 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु भी y + 4 होगी, वर्तमान में y है, तो 4 वर्ष बाद y + 4 होगी और कितना हो जाता है, बोला है आधा। तो यहाँ पे /2 आ जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2z + 8 = यहाँ पे कितना आ जाएगा, y + 4। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आप देखो y - 2z हो जाएगा और 8 आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, y - 2z = 4 आ जाएगी। आपने देखा, ठीक है, 4 को यहाँ भेज दिया और 2z को वहाँ भेज दिया, एक इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद ये भी बोला है कि अंकित और उसकी बहन की कुल वर्तमान आयु 67 वर्ष है, तो आप बोलोगे x + z = कितना है, 67 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, तो y की निकालनी, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम सेकेंड में रख लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं। तो आप देखोगे कितना आएगा, y + z 30 आपका यहाँ चले जाएगा, तो ये आपका 97 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 4 आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, एक इक्वेशन आपके पास 4 है, एक इक्वेशन आपका सेकंड है, तो सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व करोगे, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों में y z है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली सेकेंड इक्वेशन है y - 2z = 4 है। अब इस इक्वेशन में आपको z कैंसिल करना है, तो इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो, 2y + 2z = 97 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा,
194। ठीक है, या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये इतना ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें सिंपल सा इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2z यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये आपका 3y हो गया। हमने 2z को कैंसिल इसलिए किया क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी। हम z से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता, पहले आप z की वैल्यू निकालते, फिर उसे y में एक इक्वेशन में पुट करके y की निकालते। तो हमने सीधे यहाँ पे y को ही कैंसिल कर, z को कैंसिल कर लिया। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 198 आएगा। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 छः 18, 3 छः 18। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66। ये फादर की वर्तमान आयु यही पूछी गई थी, अंकित के पिता की वर्तमान आयु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला गया है 5 कलमों और 12 पेंसिलों की कीमत 45 है, 20 कलमों और 48 पेंसिलों की कीमत ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 5 पेन हैं प्लस 12 पेंसिल हैं। ठीक है, पेंसिल, तो इनकी कीमत जो है 45 है। आपको बताना है 20 पेन और 48, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंचे 20 पेन आ जाएंगी, प्लस 12 चक्को 48 पेंसिल आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 दूनी 180। तो 180 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, रोहित की आयु उसके बेटे ऋषभ की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष से पहले उसकी आयु ऋषभ की आयु से 4 गुनी थी। वर्तमान में रोहित की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे आप बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको बेसिक से ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहले क्या बोला गया है, रोहित की आयु उसके बेटे ऋषभ की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, अभी वर्तमान की बात की गई है। ये आपका रोहित है और ये आपका ऋषभ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, रोहित और ऋषभ। तो यहाँ पे बोला गया है, पहले क्या बोला गया है, बेटे ऋषभ की आयु की 3 गुनी है। तो आप कहोगे अगर ये x है तो ये आपका 3x हो जाएगा। उसके बाद बोला गया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु ऋषभ की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कितनी थी। अगर हम जो हमने यहाँ पे x और 3x माना, इससे हम अगर हम 5 वर्ष से पहले जाएंगे तो आप कहोगे 5 वर्ष से पहले x माइनस 5 होनी चाहिए थी और यहाँ पे 3x माइनस 5 होनी चाहिए थी। लेकिन ये रेशियो बनना चाहिए था आपका 5 वर्ष से पहले। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। तो लेकिन इसने बोला है कि वो रेशियो कितना बन रहा है, ठीक है, वो आपका 4 गुनी हो जाती है, यानी कि वो रेशियो 1 और 4 का बन रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 अपॉन 1 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, 3x माइनस 5, तो ये आपका 4x माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो आपसे बोला गया है व्हाट इज़ रोहित एज एट प्रजेंट। तो रोहित की प्रजेंट एज कितनी थी, 3x थी। 15 की यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 15 3 45 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन है, बेसिक से आपने किया होगा। ठीक है, सभी ने पहले ही। तो अब देखो इसको वैसे कैसे करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका रोहित है, ये आपका ऋषभ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले केस में क्या बोला गया, इनकी आयु जो है 3 गुनी है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। अब 5 वर्ष बाद पहले क्या बोला गया, इनकी आयु जो आयु ऋषभ की, रोहित की आयु जो है वो ऋषभ की आयु से 4 गुनी हो जाती है 5 वर्ष से पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष से पहले ये 1 है तो ये 4 है। अब देखो 5 वर्ष से पहले है तो इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो भी आपका बराबर का होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे 4 और 3 के बीच में गैप जो है वो आपका 1 का है, जबकि यहाँ पे 0 का गैप है। तो इस गैप को हम बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं, जो नीचे वाले का डिफरेंस है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो ऊपर वाले का डिफरेंस है उसे नीचे से। अब देखोगे यहाँ पे कैसे, 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है तो यहाँ इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रेशियो कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8 और आपका 2। और जो ऊपर डिफरेंस है यहाँ पे 3 का डिफरेंस है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 ही का 3। तो इस तरीके से आप देखोगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने का बोला गया, 5 ईयर्स एगो, 5 साल का। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की बतानी है, तो 9 इंटू 5 आप करोगे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आप करोगे तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक भी मैंने बता दिया, बेसिक से ही ये क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि बेसिक से ही शॉर्टकट बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो भी आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस है। यहाँ पे बोला गया एक ड्राइवर प्रत्येक घंटे के बाद अपने वाहन की चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि करता है।
यदि वाहन की आरंभिक चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 4 घंटे की यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो आसान क्वेश्चन है। देखो पहले घंटे में कितनी थी, एवरेज निकालना है आपको स्पीड का। पहले घंटे में 75 थी और हर घंटे में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो रही है, तो दूसरे घंटे में कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तीसरे घंटे में फिर 5 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 85। और चौथे घंटे में फिर वृद्धि होगी तो आपको होगी कितनी हो जाएगी, 90। तो ये आपका टोटल इसकी 4 घंटे में क्या हो जाएगी, स्पीड है। अब एवरेज निकालना है तो इन स्पीड को आप ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 5 10 की 0, एक आपका 8 या 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33, 330 हो जाएगा। इसका एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 82.5 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ने में भले ही आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आसान भी होते हैं, आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ने। यहाँ पे लिखा है जिला परिवहन प्राधिकरण ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। एक बस गांव पी से चलती है। बस में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/4 है। गांव क्यू में 20 लड़के अपने कॉलेज के स्टॉप पर बस से उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ती हैं। अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है, शुरुआत में कितने छात्र बस में चढ़ते थे। ठीक है, तो ये आपसे बोला गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि पी से चलती है, ये आपके बॉयज़ हैं, ये आपकी गर्ल्स हैं। पहले क्या बोला गया, पहले केस में कि बस में लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या की 1/4 है। यानी कि अगर बस में आपके लड़के जो हैं 4 हैं तो इसका 1/4 लड़कियां हैं, तो 1 हो गया। तो ये आप x मान लो, ठीक है, x इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो आपने मान लिया गर्ल्स जो थी वो 1x थी पहले जब चढ़ी थी, और जो आपके बॉयज़ थे वो 4x थे। अब बोला गया है गांव क्यू में आए तो यहाँ से क्या बोला, 20 लड़के अपने कॉलेज के स्टॉप पर बस से उतरते हैं। तो 20 उतरते हैं यानी कि 4x थे, तो 20 उतरेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x - 20 हो जाएगा। आपको इस तरीके से x यहाँ पे फैक्टर जरूर मानना है। ठीक है, x से मल्टीप्लाई, नहीं तो आप 4 में से 20 माइनस कर दोगे तो -16 इस तरीके से बोलोगे, क्योंकि ये रेशियो यहाँ पे होता है। ठीक है, रेशियो में लिखा है इसलिए हमने x मान लिया कि x जो थे आपके गर्ल्स और बॉयज़ थे, तो यहाँ पे 1x गर्ल्स होगी और आपके 4x बॉयज़ हो गए। तो आपने कहा 20 उतरते तो 4x - 20 कर दिया। उसके बाद बोला है आपका 20 लड़के अपने कॉलेज स्टॉप पर बस से उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ती हैं। तो 10 चढ़ती हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1x + 10 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। 4x - 20, जैसे ही 20 उतरे और 10 चढ़े तो इनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो अब आपसे बोला गया शुरुआत में कितने छात्र बस पर चढ़ते थे। शुरुआत में कितने छात्र थे, 4x और 1x टोटल आप मिलाओगे, स्टूडेंट पूछा है तो ये 5x हो गए शुरुआत में। तो आप ये भी कह सकते हो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे इन दोनों से यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका 3x आ जाएगा और ये आपका 30 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी और यहाँ रखोगे तो 10 पंचे 50। तो शुरुआत में कितने बच्चे चढ़े थे, 50 चढ़े थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आपने मान लिया टोटल 50 थे, उनके बीच में अगर आपने ऑप्शन ये लिया फोर्थ वाला, तो आपने बोला कि टोटल 50 बच्चे थे और उनका जो अनुपात था 1/4 थे, यानी कि 40 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, फिर 20 उतरे तो यहाँ 20 बचे और 10 चढ़ गए तो यहाँ 20 हो गए। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी दिखेगा, लेकिन आपको पढ़ोगे तो आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया एक ग्रुप है 72 कलाकारों का। प्रत्येक कलाकार जो है 3 गतिविधियों अर्थात प्रश्नोत्तरी, एकल अभिनय और अनुकरण में किसी एक में भाग लेता है। 11 कलाकार केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, 15 केवल एकल अभिनय में भाग लेते हैं, 14 केवल अनुकरण में भाग लेते हैं। यदि 5 कलाकार सभी 3 गतिविधियों में भाग लेते हैं तो किन्हीं 2 गतिविधियों में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या की गणना करनी है। ठीक है, इसे वेन डायग्राम से हम करेंगे। इस तरीके से 3 लोग हैं तो 3 लोगों का हम वेन डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पहला जो है यहाँ पे क्या लिखा गया, क्विज, तो हम मान लेते हैं पहला क्विज है। ठीक है, यही प्रश्नोत्तरी, इसे क्विज में भाग लेने वाले। दूसरा आपके जो है मोनो एक्टिंग है, ये आपका मोनो एक्टिंग मान लो। और तीसरा जो है मिमिक्री है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेन डायग्राम मिमिक्री। अब इसमें बोला गया है
जो 11 कलाकार केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, यानी कि ये प्रश्नोत्तरी है क्विज। आप देख सकते हो 11 वर्कर पार्टिसिपेट इन क्विज ओनली। तो इस फिगर को देखते हुए आप बताओ कि इसमें ओनली है तो क्विज को कौन सा कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है। तो आपको जो ये फिगर सपोर्ट कर रहा है ये वाला, जितना मैंने ये लिखा है, तो ये जो सपोर्ट कर रहा है जिसमें मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये आपका ओनली क्विज को सपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि 11 जो हो गए वो आपके कौन से हैं, ओनली क्विज वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 11 जो बच्चे थे वो ओनली क्विज हैं। और उसके बाद लिखा गया है 15 केवल एकल अभिनय, यानी कि मोनो एक्टिंग वाले 15 हैं। ठीक है, 15 हैं, तो इस तरीके से ये 15 हो गए। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है जो आपका 14 है वो मिमिक्री वाले हैं, तो 14 आपके यहाँ हो गए। तो ये तो था ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ 15, 14, 11 जो हैं ये सिर्फ आपके क्विज वाले हैं। 11, 14 मिमिक्री, 15 आपके ये आपके मोनो एक्टिंग वाले हैं। अब यहाँ पे बोला गया उसके बाद देखो, यदि 5 कलाकार सभी तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं तो तीनों को कौन सा यहाँ पे फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फिगर। ठीक है, ये वाला, ये देखो तीनों, इसमें तीनों आपके सर्किल आ रहे हैं। तो ये फिगर आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों गतिविधियों में भाग लेने वाले को। तो यहाँ पे आपके 5 आ गए। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, किन्हीं 2 गतिविधियों में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या की गणना करनी है। यानी कि आपको बताना है जो यहाँ भाग ले रहे हैं, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इनकी संख्या बतानी है। टोटल कितने हैं, टोटल आपके 72 हैं। 72 में से आप माइनस करोगे जो आपके ये केवल और तीनों में भाग लेने वाले। तो यहाँ पे माइनस कितना करोगे, 11 + 15 + 14 + 5 वाले। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो बाकी बचे आपके आ जाएंगे। तो ये आप देखोगे 72 में से ये आपका कितना आ जाएगा, 15, 30, 15, 15, 30 और 30, 10, 40, 45। तो 72 में से 45 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 ऐसे लोग, ऐसे कलाकार हैं जो किन्हीं 2 में भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुनीता ने 260 प्रश्नों वाली परीक्षा दी। पहले 130 में से 40% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में 60% अंक पाने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। ठीक है, तो 260 टोटल परीक्षा में प्रश्न है, इसमें से पहले 130 थे, उसमें से 40% का सही उत्तर दिया। तो 130 का 40% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 10% 13 होगा और 40% 13 चक्को 52 हो जाएगा। आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो 52। तो पहले उसने क्या किया, 52 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 52 क्वेश्चंस का उसने सही उत्तर दिया है। उसके बाद बोला पूरी परीक्षा में 60% अंक पाने के लिए उसे 130 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो पूरे परीक्षा में 60% अंक पाने के लिए, यानी कि 260 में से कितने परसेंट क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप निकालोगे 260 का 60%। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36, 6 और आपका 3, 6 दूनी 12, 3 15। यानी कि उसके 60% के लिए उसको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, 260 में से 156 सही करने होंगे। अब यहाँ पे बोला गया है उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अब 52 तो उसने सही कर लिए हैं जो पहले 130 थे, बाकी 130 में से कितने प्रतिशत सही करने होंगे, टोटल 156 करने, 52 कर लिए तो बचे कितने, 104। तो 104 कितने में से सही करने, 130 में से सही करना है। तो 104 130 का कितना परसेंट होगा, इस तरीके से आप निकाल लोगे। यहाँ पे आप देखोगे ये 13 अट्ठे, ये 0 से 0 आपका कैंसिल, 13 अट्ठे 104 और यहाँ से 8.80। तो 80% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, जैसा बोला गया आपको वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा गया है विशाल के पास 5, 10, 20 और 50 के नोटों के मूल्य वर्ग में कुल 4100 रुपये के नोट हैं। ठीक है, ये बोला गया, यानी कि जो भी आपके 5, 10, 20, 50 के नोट हैं उनमें से 4100 आपके क्या हैं, टोटल नोट हैं। ठीक है, रुपये के नोट हैं, यानी कि 4100 रुपये हैं। उसके बाद बोला गया उसके पास 5 और 10 के नोट समान संख्या में हैं। 20 के नोटों की संख्या 5 के नोटों की संख्या से 2 गुनी है। 50 के नोटों की संख्या 10 के नोटों की संख्या से 3 गुनी है। गणना करें कि विशाल के पास 5 के कितने नोट हैं। ठीक है, अब बस जो बोला गया है उसे हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 5 के नोट, 10 के नोट, ठीक है, एन का मतलब नोट समझो, और 20 के नोट और 50 के नोट। ठीक है, जो जो बोला गया हम वो करते हैं। पहले क्या बोला गया, उसके पास 5 और 10 के नोटों की संख्या समान है। आप मान लो जो उसके पास संख्या थी 5 और 10 के नोटों की संख्या x थी,
तो आप मानोगे कि x ये समान है, तो ये x 5 के नोट होंगे, x ही आपके 10 के नोट होंगे, समान संख्या होगी x। उसके बाद बोला 20 के नोटों की संख्या 5 के नोटों की संख्या से दुगनी है। 5 के नोट x हैं, इससे दुगनी 20 के नोटों की संख्या है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। और उसके बाद बोला है 50 के नोटों की संख्या 10 के नोटों की संख्या से 3 गुनी है, तो आप देखोगे 10 के नोटों की संख्या कितनी मानी है हमने, ये आपके नोटों की संख्या है, ठीक है, नोटों की संख्या यहाँ पे x थी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के नोटों की संख्या x है, तो 50 के नोटों की संख्या 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया। अब उसके बाद बोला है कि विशाल के पास 5 के कितने नोट हैं, तो आपको 5 के कितने नोट है ये निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल आपके पास रुपये 4100 हो गए, तो 5 के आपके x नोट थे, तो आप कहोगे 5 के कितने नोट है, 5x नोट है, यही बोलोगे, ठीक है। अब 5x की आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो 5 के 5x हो गए। 10 के नोटों की संख्या कितनी है, x है, तो इससे आपस में 10 के नोट कितने हैं, x है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 10x रुपये हो गए, ठीक है, ये हम रुपये निकाल लें, ठीक है, टोटल। अब 20 के नोटों की संख्या कितनी है, 2x है, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 20 दूनी 40, 40x हो जाएगा। और 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 3x है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 या 15, यहाँ पे 150x हो जाएगा। ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल रुपये आ गए, ठीक है। हमने देखा 5 के नोटों की संख्या x है, तो टोटल रुपये 5x, 10 में 10x, 20 में 40x, ठीक है, टोटल आपके 2x नोटों की संख्या थी। इसी तरह 150x आ जाएगा। ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल नोटों की टोटल रुपये हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिया गया है, 4100, तो इसकी वैल्यू 4100 हो जाएगी। इसे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 205x हो जाएगा। तो 205x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4100 हो जाएगी। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 205 दूनी x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया, 5 के कितने नोट है, तो 5 के कितने नोट है, तो आप देखोगे 5 के x नोट है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का खुद से आपको जरूर करने हैं क्वेश्चन पहले। तो यहाँ पे बोला है ट्रेन ए जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्टेशन वाई से सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं, ये आपका स्टेशन वाई है। उसके बाद ट्रेन बी है जिसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्टेशन से उसी रूट पर सुबह 8-10 बजे उसी दिशा में चलना शुरू करती है। यदि ट्रेन बी सुबह 8:40 बजे ट्रेन ए को स्टेशन जेड पर पकड़ लेती है, ठीक है, वाई से चले जेड पर पकड़ लेती है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, स्टेशनों वाई और जेड के बीच की दूरी, ठीक है, वाई और जेड के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस निकालना है। आसान है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो वाई में देखो, अगर आपको ए की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया बी जिसकी चाल आपकी कितनी है, 120 है, ठीक है, बी यहाँ से चली जिसकी चाल कितनी है, 120 है। अब कितने बजे चल रही है, 8:10 में चल रही है, और 8:40 में पकड़ ले रही है ए को, कहाँ पे, जेड पे, ठीक है, 8:40 में। तो आप देखो इसमें समय कितना लगा है, इसको समय लगा है 30 मिनट का, 30 मिनट का। अब आप बताओ, यहाँ पे आपको समय दे दिया गया है और इसकी स्पीड 120 दी गई है, आपसे यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगी, सीधे से सिंपल से निकल जाएगी। आप कहोगे 120 है, 1 घंटे में आपका 120 किलोमीटर चलती है और आधे घंटे में निकालनी है, तो आपका सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर, 3rd ऑप्शन। आप इस फॉर्मूले में रख लो, स्पीड आपको कितनी दी गई है, 120 दी गई है, और डिस्टेंस आपको निकालनी है, टाइम आपका कितना है, 30 मिनट है, इसे घंटे में चेंज करोगे तो 0.5 हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 120 का आधा कर लोगे, 60 आ जाएगी, सीधे इस फॉर्मूले में रख लोगे, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वाई से जेड में जा रहा है, 30 मिनट का समय ले रहा है, और 30 मिनट में स्पीड आपको दी गई है इसकी, ठीक है, बी ट्रेन की। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका, सॉरी 3rd ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी प्रवेश परीक्षा में तिवारी को 25% अंक प्राप्त हुए, वह 64 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंक से 32 अंक अधिक प्राप्त होते, तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। यानी कि आपको यहाँ पे पास मार्क्स निकालना है, आपने काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे। मैं आपको यहाँ पे बेसिक से पहले बताता हूँ। आप ये मान लीजिए टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे, टोटल मार्क्स आपके x थे। तो यहाँ पे पहले केस में हम पास मार्क्स निकाल लेते हैं। पहले केस का पास मार्क्स क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे पास मार्क्स क्या होगा,
तो यहाँ पे बोला गया तिवारी को 25% अंक प्राप्त हुए, यानी कि x का 25% अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह फिर भी कितने से फेल हो गया, 64 से। अगर इसमें हम 64 अंक इसे दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो पहले केस में पास मार्क्स कितने आ गए, x का 25% इन प्लस 64। अब दूसरे केस में पास मार्क्स निकालेंगे, उसे इक्वल कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे केस में पास मार्क्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे बोला गया है कि यदि वह 40% अंक प्राप्त करता, यानी कि x का 40% अंक प्राप्त करता और कितने उसको ज़्यादा मिल जाते अंक, 32 अंक ज़्यादा मिल जाते, तो 32 ज़्यादा मिले, पास मार्क्स में लाने के लिए उसे माइनस कर लेते, तो यहाँ पे -32 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, 25 और 40 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15% x हो जाएगा, और ये आपका 4 2 6 6 3 9 96 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे, 96/15 × 100, तो ये आप देखोगे 5 3 15 और ये 20 बार जाएगा, 3 से 3 3 9 3 दूनी 6 32 दूनी 64, तो 640 x की वैल्यू आ गई। अब आपसे यही पूछा है पास मार्क्स कितने, तो पास मार्क्स आप दोनों केस में से किसी में भी x की वैल्यू रख दो, आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस केस में रख दो तो x की वैल्यू सेकेंड वाले में, तो आप देखोगे 640 का 40% निकालना है और -32 माइनस कर लेना है, तो 40% कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो। 64 चक्को 4 चक्को 16, 6 1 6 चक्को 24 1 25, 256, इसमें से 32 माइनस करोगे, 6 में से 2 4, 5 में से 3 2, और आपका 224। तो 224 जो होंगे वो आपके क्या होंगे, पास मार्क्स होंगे। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये आप बेसिक से इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे यहाँ पे कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे सिंपल सा, ये सारी चीज़ें पता ही होती हैं। आपको पता है यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, तो आप देखोगे परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे यहाँ पे 15% का डिफरेंस है, और यहाँ पे 64 मार्क्स यहाँ पे आपके फेल हो रहे हैं, और यहाँ पे आपके कितने हो रहे हैं, 32 ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 64 और 32 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9 96, तो 15% की वैल्यू 96 है, तो यहाँ पे 100% आपके टोटल मार्क्स होंगे, तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे, तो 96/15 × 100 होगा। यहाँ से भी आपका 640 आ जाएगा। ठीक है, 640 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वही है मेथड आपकी जो बेसिक है, बस बेसिक को आप इतनी बार कर लोगे तो वही शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, करा हमने वहाँ भी यही था कि हमने यहाँ पे माना था, फिर इन दोनों को इक्वेशन को इस साइड लेके आए थे, तो 15% माइनस किया था और इधर आपका ऐड हो गया था, तो इसलिए वहीं से ये चीज़ बना हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका इस तरीके से आप टोटल मार्क्स निकालोगे। टोटल मार्क्स निकालते ही फिर आप 25% निकाल के उसमें 64 ऐड कर दोगे, या तो ये कर लो, या 40% निकाल के उसमें 32 माइनस कर लो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप करोगे, आपका आंसर 224 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, रंजन ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर में 10 मैचों में औसतन 15 रन बनाए। यदि उसने पहले 4 मैचों में औसतन 14 रन बनाए हैं और पिछले 4 मैचों में औसतन 12 रन बनाए, तो शेष 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रन आपको बताने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले बोला है रंजन ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट कैरियर में 10 मैचों में औसतन 15 रन बनाए, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, कितने रन बना दिए। ठीक है, एक मैच में 15 है, तो 10 मैच में कितने रन बना दिए, 150 बना दिए। उसके बाद बोला कि यदि उसने पहले 4 मैचों में औसतन 14 रन बनाए, तो पहले 4 मैचों में औसतन 14 बनाए, तो कितने बनाए टोटल, 14 चौको 56 बनाए। उसके बाद बोला है पिछले 4 मैचों में 12 रन बनाए हैं औसतन, तो पिछले 4 में कितने हो जाएंगे, 12 12 चक्को 48 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रन का औसतन, तो ये तो आपके 8 मैच के आ गए। 8 मैच के रन कितने हो गए, 8 मैच के रन माइनस कर दोगे तो आप देखो, नहीं सॉरी ऐड कर दोगे, तो 8 से 14 की 4, हासिल 1, 5 5 10, 104 रन जो थे वो 8 मैचों में बनाए। तो टोटल तो 150 बनाए हैं, 104 8 में बना दिए, जो बचे होंगे वो कितने में बनाए होंगे, 2 मैचों में। तो 150 में से 104 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो जो 46 रन है वो इसने 2 मैचों में बनाए होंगे, तो औसत निकालना है, तो 46 का हाफ कर दोगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 23 आ जाएगा। तो आप कहोगे 23 जो रन है उसने, 23 जो एवरेज है शेष 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रन का औसत जो है वो 23 होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, गणित की परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 75 हैं। यदि उच्चतम और निम्नतम अंक निकाल दिए जाते हैं तो औसत अंक 80 हो जाते हैं। यदि उच्चतम अंक और निम्नतम अंकों का अनुपात 3:1 है तो उच्चतम अंक गणित की परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे बोला गया है, पहले बोला गया 8 छात्रों के औसत अंक कितने हैं,
8 छात्रों के औसत अंक जो हैं 75 हैं, ये आपके एवरेज हैं, ठीक है। अगर आपसे टोटल अंक पूछा जाए तो आप 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू 8 आपका 600 आ जाएगा। तो 600 जो थे वो टोटल आपके क्या हो गए, अंक हो गए। उसके बाद बोला है यदि उच्चतम और निम्नतम अंक निकाल दिए जाते हैं, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल दिया तो औसतन अंक कितने हो जाते हैं, 80। अब दो हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल दोगे तो टोटल आपके नंबर की यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 छात्र हो जाएंगे और उनका औसत कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो औसत 80 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 480 हो जाएगा। अब जो ये 480 और जो बचे होंगे, 600 था 480, जो बचा होगा वो किसका आपका अंक होंगे, किसके अंक होंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट के। तो यहाँ पे आप इसे निकालोगे 0 और यहाँ पे 12 में से 8 4 और यहाँ पे 5 में से 4, सॉरी 12 में से यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 8 2 और यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो ये 120 अंक जो है ये किसके अंक है, हाईएस्ट और लोएस्ट वाले के, जो हमने निकाल दिए थे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट के 120 हैं। अब यहाँ पे बोला गया जो हाईएस्ट और निम्नतम का रेशियो जो है वो 3:1 है। हाईएस्ट और निम्नतम का रेशियो जो है 3:1 है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके अकॉर्डिंग टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, जबकि यहाँ पे बोला गया है हाईएस्ट और लोएस्ट 120 है। हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो था, रेशियो के हिसाब से x मान के आप यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल आपका 4 हो गया, तो 4 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 4 के 12। और अब आपसे क्या बोला गया है, और हाईएस्ट अंक कितने हो जाएंगे, 1 की 30 है तो हाईएस्ट आपके 90 हो जाएंगे और लोएस्ट आपके 30 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है तो उच्चतम अंक गणित की परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो उच्चतम अंक 90 हैं, तो कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 600 थे शुरू में, ठीक है। 8 बच्चों का यही था, 600 थे, तो 90 600 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो आप देखोगे 100 छक्का 600 और ये 15 छक्का 90, तो 15% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल है, जो जो बोला गया स्टेप वाइज आप बेसिक से ही करें, आसानी से इसे कर लेंगे, कोई गलती भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप देखो 68 छात्रों वाली एक कक्षा में 34 छात्रों ने केवल बहस में सहभागिता की और 8 छात्रों ने प्रश्नोत्तरी और बहस दोनों में सहभागिता की। यदि कक्षा के प्रत्येक छात्र ने इन दो प्रतिस्पर्धाओं में से कम किसी एक में सहभागिता की तो कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की। तो यहाँ पे यहाँ पे जो भी आपके दो यहाँ पे खेल हो रहे हैं, या तो एक तो डिबेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो रहा है, दूसरा आपका क्विज हो रहा है, ठीक है। दो यहाँ पे हो रहा है क्विज और डिबेट। तो यहाँ पे इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा। ये आपका क्विज का है और ये आपका डिबेट का। अब पहले में क्या बोला गया है, 34 छात्रों ने केवल बहस में भागीदारी ली। तो 34 छात्रों ने केवल का मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना, ये बचा हुआ, ये आपका केवल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 34 छात्रों ने डिबेट में भाग लिया। उसके बाद आपका क्या बोला गया है, 8 छात्रों ने दोनों में भाग लिया, ठीक है। 8 छात्रों ने प्रश्नोत्तरी और बहस दोनों में सहभागिता की, यानी कि जो दोनों वाला भाग है ये डिनोट करता है, इसमें 8 आ गए। अब आपसे पूछा गया है यदि कक्षा में प्रत्येक छात्र ने इन दो प्रतिस्पर्धाओं में कम से कम किसी एक में सहभागिता की तो कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी में सहभागिता की। तो आपको बताना है, ये वाला गोला बताना है, ठीक है। कितने छात्रों ने प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल आपके 68 थे, उसमें से 34 ने डिबेट में, 8 जो हैं दोनों ने भाग लिया। तो 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42, और 68 में से 42 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 6, 6 में से 4 2। तो अब ये वाला जो आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जो इस कलर में ये बचा हुआ, इसकी वैल्यू 26 आ गई। तो 26 जो ऐसे थे जिन्होंने केवल क्विज में पार्टिसिपेट किया था। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्विज। अब आप यहाँ पे 26 आंसर नहीं करेंगे। अगर ये पूछा होता ओनली, यानी कि केवल क्विज में कितनों ने पार्टिसिपेट किया है, तो तब आप कहते 26 है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया टोटल आपका क्विज में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो आप कहोगे 26 तो किया है और 8 तो जो दोनों ने किया, तो 26 + 8 हो जाएगा। 26 + 8 कितना हो जाएगा, 34। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। 34 लोगों ने आपका क्विज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। समझ में आ गए, आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपसे केवल पूछा जाए, ओनली पूछा जाए, इससे पहले जब हमने किया था एक क्वेश्चन, वहाँ पे आपने देखा होगा ओनली पूछा जाए, तो तब आप कहोगे 26। जैसे हमने देखा 34 छात्रों ने केवल बहस में सहभागिता की, तो हमने 34 यहाँ लिखा था। तो इसका मतलब ये 34 जो लोग थे केवल डिबेट में आपका पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 34 होगा।
तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बता दिए, आसान क्वेश्चन आते हैं। आप सभी इन क्वेश्चनों को अपने तरीके से ज़रूर करें, क्योंकि सभी ने अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो सभी करते ही होंगे, ठीक है। ये आपके आसान क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन, आप ये मान लीजिए कि अर्थ में आपके क्वांट में 26 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका पूछा जा रहा है। इससे पहले CGL के मैंने आपको अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो आपका इससे पहले पेपर हुआ था। यहाँ पे CHSL के भी मैंने आपको 18 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करें खुद से और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये देखना है आप कितने समय में इन्हें कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत इसमें लग रही है, क्वेश्चन कलेक्ट करना होता है, फिर बनाने होते हैं, ठीक है। तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं वहाँ आप बता सकते हैं, ठीक है, किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।